हेलो स्टूडेंट्स। तो ऑनलाइन क्लासेस की इस कड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और क्लास 8th का ये हिंदी का चैप्टर है जिसका शीर्षक है, हेडिंग है पानी की कहानी। रामचंद्र जी तिवारी ने इसको लिखा है, जो कि एक निबंध के रूप में इन्होंने लिखा है पानी की कहानी। इन्होंने बताया कि कैसे पानी का उद्भव हुआ और पानी का अपने जीवन में क्या महत्व है। तो पढ़ते हैं चैप्टर को। कवि बता रहे हैं कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। दृष्टि मतलब नज़र पड़ते ही ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। सितार मतलब एक वाद्य यंत्र होता है जिसको तारों से बनाया जाता है लकड़ी पर कसकर। तो झंकार मतलब आवाज़ कोमल सी उसकी सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। मालूम है मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फंवारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। मतलब जितना ऊपर है उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वो बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। मतलब जो अपने पेड़ पौधे अपने भोजन की पूर्ति करते हैं ना, कुछ सूर्य के प्रकाश से, जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, धरती से भी वो जरूरी आवश्यक तत्व होते हैं जो अपने आप खींच लेते हैं। वैसे वो रोए जिनका काम होता है भोजन की पूर्ति करना, तो उनके लिए कह रहे हैं कि वो मुझे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेती है। मतलब जल होता है जो पृथ्वी के अंदर भी होता है ना, कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। घृणा मतलब नफरत से। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए किन्हें? पेड़ों को। मेरे असंख्य बंधुओं ने, मतलब बहुत से भाइयों ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। भूमि के खनिज मतलब जो भी आवश्यक तत्व होते हैं जिनसे पेड़ों को ऊर्जा मिलती है, कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। रोए मतलब जो जड़ों, पेड़ जिनसे पेड़ अपना भोजन बनाते हैं ना, जो पेड़ भोजन खींचने का नीचे से काम करते हैं। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी, मतलब जानने की जिज्ञासा मेरी बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। किसका? उस बूंद का। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। मतलब रात को उसकी बूंदें उड़ नहीं सकती, है ना।
और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर, देखो ये कहानी है जो हिंदी में, ये थोड़ा बहुत इसमें साइंस भी मिक्स है ना। आपको समझना है कि साइंस कैसे मिक्स है, कि पानी की ओस की बूंदें कैसे बनती है, वायुमंडल में वो कब उड़ती है, कौन उन्हें उड़ने में मदद करता है, कैसे पेड़ है जो अपना भोजन बनाते हैं, है ना। भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे सिकुड़ कर। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। वो बूंद बोलती है ना, मैं जब तक सूर्य न निकले तब तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। सूर्य उड़ने की शक्ति कैसे आती है? पानी की जो पानी होता है, सूर्य वो भाप के रूप में पानी को ऊपर खींच लेता है ना, फिर बादल बनते हैं, वैसे ही। तो मैंने कहा जब उड़ने की शक्ति आ जाएगी, मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। विचित्र मतलब बहुत ही अचंभित कर देने वाली घटनाएं। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा, मतलब जरा सा भी नहीं दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन किसको कहा है? हाइड्रोजन को। पुरखे मतलब दादा परदादे। और ओसजन मतलब ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। कौन सी गैसें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं। उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। सूर्य जो ग्रह है उसके धरातल पर। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ता है। उनकी आंखें चौंधियाने लगी, मतलब जब आंखें तारे से आने लग जाते हैं ना आगे। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ये कौन बोल रही है? बूंद बोल रही है कि पहले हम जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ पर थी? सूर्य के धरातल पर थी। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, मतलब बिल्कुल टूट जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहसों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। मतलब सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतनी भारी खिंचाव संभाल ना सका और वह कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। मतलब आपको समझ आया पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? कि खगोलीय एक घटना हुई, ऐसी घटना कि सूर्य के पास में से एक बहुत ही बड़ा उल्का पिंड बहुत तेजी से गुजरा और उसके आकर्षण खिंचाव के कारण, बहुत तेज खिंचाव के कारण सूर्य का एक टुकड़ा टूट गया और बहुत से टुकड़े उनके बन गए। उनमें से एक टुकड़ा क्या है? पृथ्वी। तो अब जो वो पृथ्वी आई, तो जबकि आपको पता है सारे सूर्य के ऊपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थी, तो सूर्य के उन टुकड़ों पर भी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थी। वही तो ऑक्सीजन अभी यहाँ पर है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। कौन? पृथ्वी। ऐसा, परंतु उन लपटों में से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। कौन सा ग्रह? पृथ्वी। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया कैसे होती है, इसके लिए आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी ध्यान से, है ना। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मतलब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपना प्रत्यक्ष मूल जो रूप है वो क्या है? गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया।
मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मतलब किसी चीज़ का 17 टुकड़े करने के बाद में जैसी कंडीशन हो जाती है, वैसे इस ओस की बूंद की हो गई थी। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। बर्फ के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सौंदर्य बिखरना मतलब वो बर्फ पिघल जाती है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वह वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है ना। मैंने ऐसी दीर्घजीवी से वार्तालाप करते, दीर्घजीवी मतलब जो बहुत ही लंबी आयु जी चुकी है, वार्तालाप मतलब बातचीत करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को, मतलब जो सख्त होती है बर्फ, उसको छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। सॉरी। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। मास मतलब कई महीने। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई, मुलाकात हो गई, मतलब टकराव हो गया। धारा के चलते जलते अस्तित्व मतलब धारा गर्म थी को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। सोखनी मतलब सोसना, है ना। जैसे रेगिस्तान के अंदर अपने एक पानी की बोतल डालते हैं तो वो मिट्टी सारा पानी सोख जाती है ना, उसी को कहते हैं सोखना। और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। मतलब पहली बार ओस की बूंदों ने देखा कि भाई समुद्र के अंदर तो और भी बहुत सिस्टम हो रखा है। मैंने सोचा अपने ही है, पर यहाँ तो और भी जीव है और उसमें नीरा नमक भरा है। समुद्र का पानी लवणीय होता है, मतलब जिसमें नमक होता है, जिसको अपने पी नहीं सकते। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी, मन मतलब मण, यहाँ पे मण लिखना था, कई मण भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसे देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। 8 हाथ वाला क्या होता है? ऑक्टोपस होता है ना। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। ये देखो, जब नदियां नाले सारे जाकर कहाँ मिलते हैं? लास्ट में समुद्र में ही मिलते हैं। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लग गए थे। नेत्र कैसे? अपने किसी चीज़ को बहुत ही ऐसे गौर से देखते हैं और काफ़ी देर तक देखते हैं तो आंखें दुखने लग जाती है। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और जब यह भूखी होती तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है, मतलब ऐसे लालटेन देख के और मछलियाँ उसकी तरफ आकर्षित होती और वो उनका शिकार कर लेती। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है।
छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। नाना प्रकार मतलब बहुत से प्रकार के, जो निपट अंधे तथा महा आलसी है। निपट अंधे मतलब निरी आलसी, आलसी महा आलसी है, मतलब बहुत ज़्यादा आलसी है वो। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, मतलब तह मतलब उसके ऊपर परत थी 3 मील। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में मैं कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, मतलब बुद्धि में, सम्मति बुद्धि में। परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे जिनमें कुछ कर गुजरने का जोश था भैया। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। मतलब साइंटिस्ट बनना चाह रहे थे वो, है ना। ये देखो नदियाँ। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर जो था वो बहुत ही हाई था। यह हमारे लिए असहाय था, मतलब सहन योग्य नहीं था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते, अगुआ मतलब जो अगुवाई करते हैं किसी भी दल की, है ना, तो मतलब जो नेता होते हैं, और उनका शरीर ओसजन और हड्रोजन में विभाजित हो गया। मतलब इतना टेम्परेचर था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाशों में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिंगली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। कवि कहता है, हाँ तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। बादल गरजते हैं ना, वही तो होती है भाप। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। आंधी मतलब पुरानी सहेली थी पानी की, है ना। वह हमें पीठ पर लादे, कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्रता से, किलोले मतलब शरारतें। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले। बादल क्या होते हैं, जब भाप कण ज़्यादा मिल जाते हैं भारी हो जाते हैं। भारी होने के कारण वो क्या होते हैं, बरस जाते हैं और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। मतलब पानी के संपर्क में रहने से कोई भी चीज़ होती है उन ज़्यादा रहेगी तो वो नष्ट हो ही जाती है ना। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। प्रहार मतलब हमला। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे।
हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। सरिता मतलब वो नदी भी कह सकते हैं। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची और अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था, जो कि अपने भारत में अक्सर होता है। मैं तुरंत उसमें से होकर भाग निकली और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बार इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वहीं रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। भाप बनकर वो ऊपर उड़ गई। तो ये थी पानी की कहानी, जो कि रामचंद्र जी तिवारी ने लिखी है। तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें और अपने बुक में से भी इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ें। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।